नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूँ घनश्याम शर्मा और दिनांक 24 नवंबर 2020 के राजस्थान और देश दुनिया की सभी खबरों के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, प्रश्नों की संख्या जरूर कम है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से ये उत्कृष्ट है और ये आपने भी अनुभव किया होगा। तो अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर जरूर करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और अधिक छात्रों को हम जोड़ सकें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है? और इसका नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने ये रिकॉर्ड बनाया है और ट्विटर हैंडल पर उसके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। रिजर्व बैंक यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला बैंक है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ रिजर्व बैंक ने अमेरिका के बेहतरीन फेडरल रिजर्व और यूरोपियन केंद्रीय बैंक को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक टर्म जो है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि आखिर ये माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है। दोस्तों, ऐसे शब्द जो है कई बार आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के मेंस में, आरएस एग्जाम में। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन ये बड़े स्तर पर नहीं है, अर्थात आप किसी मुद्दे से जुड़े हुए एक छोटे टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हो सकता है आप ये बता रहे हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उस मुद्दे पर आपकी क्या विचार हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ट्विटर पर कई बार कुछ हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, तो लोग सभी उस पर अपनी अपनी छोटी छोटी प्रतिक्रिया देते हैं जो 2 से 3 पंक्तियों की होती है। तो ब्लॉग में जहाँ पर आप एक विस्तार से किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। इसमें आप फ्रिक्वेंटली जो है बार बार अपनी बात को कह सकते हैं, वो भी एक ही पेज पर। तो माइक्रो ब्लॉगिंग जो है वो एक माध्यम है जिसके आधार पर जितने भी जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के विचारों को साझा करने का काम करते हैं। इसकी शुरुआत लगभग 2005 में हुई थी, जब टम्बलॉग नाम से एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है उसको यूज करना शुरू किया गया था। तो आरबीआई के बाद ट्विटर पर जिस केंद्रीय बैंक के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, उसमें मैक्सिको का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ द मैक्सिको, जिसके पास 7.74 लाख फॉलोवर है, और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडोनेशिया है जिसके पास 7.57 लाख फॉलोवर है। चौथे नंबर पर फेडरल रिजर्व है और जबकि 5वें नंबर पर यूरोपियन केंद्रीय बैंक है। अगर हम बात करें रिजर्व के खाते की, तो ये जनवरी 2012 में शुरू हुआ था और उसके बाद से उन्होंने 10 लाख फॉलोअर्स की संख्या पार कर ली है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पर्यावरण से जुड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक फिल्म को नोवे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म संस्थापक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो माई ऑक्टोपस टीचर नामक ये फिल्म है जिसे इस वर्ष नवे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म संस्थापक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रकृति के संपर्क में रहने के महत्व को रेखांकित करने वाले इस वृत्त चित्र माई ऑक्टोपस टीचर को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, वृत्त चित्र क्या होता है? वृत्त चित्र किसी घटनाक्रम को जो है वैसा का वैसा प्रस्तुत करता है। ये कोई फिल्म नहीं होती, बल्कि इसमें शूट किया जाता है एक शॉर्ट स्टोरी को, या फिर एक तरह से जो जीवन की जो वास्तविकता होती है उसको शूट किया जाता है, और यही यहाँ पर इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। पिप्पा एहलरलिच और जेम्स रीड द्वारा निर्देशित इस फिल्म में फिल्मकार और गोताखोर क्रेग फोस्टर जो हैं उनके अनुभवों को दर्शाया गया जब उन्होंने समुद्र में तैराकी के दौरान ऑक्टोपस के साथ समय गुजारा। एक और अन्य फिल्म को दूसरी श्रेणी में, जो श्रेणी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड फिल्म, इसके अंतर्गत कोरोना वायरस महामारी मेकिंग सेफर इमरजेंसी हॉस्पिटल्स नामक जो छोटी फिल्म थी उसको अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर 2 अवार्ड मिले। पहला ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड फॉर संस्थापक पुरस्कार, ठीक है, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड। इसकी बात करें तो डिफ़िकल्ट डायलॉग के साथ मिलकर के टीवीई जो संस्थान है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। डिफ़िकल्ट डायलॉग इंडिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो हर वर्ष वैश्विक महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करता है। जीएसएफए संस्थापक पुरस्कार जो है यह बड़े पर्दे पर संपोषणीयता के लिए नामित श्रेणी का पुरस्कार है, मतलब जो सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ में जुड़ाव को दर्शाता है। और इसकी स्थापना 2017 में सुरीना नरुला द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों एक रिकॉर्ड कायम करते हुए डैनियल मेदवेदेव ने लंदन में आयोजित एटीपी टूर फाइनल्स जो है उसके खिताब को अपने नाम किया है। डैनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम को कड़े मुकाबले में हराया और एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। मेदवेदेव ने पहला सेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी की और फाइनल में अमेरिकी ओपन के चैंपियन और दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी थिएम को हराया। इस बार उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है उसके अनुसार उन्होंने जो टॉप 3 रैंकर्स थे इस टूर्नामेंट में उन तीनों को हराया। तो दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं, जबकि इन्होंने इस दौरान नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल और नंबर 3 खिलाड़ी डोमिनिक थिएम को हराते हुए 1990 के बाद किसी भी प्रतियोगिता में इस तरह से शीर्ष 3 खिलाड़ियों को हराने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और चौथे ऐसे खिलाड़ी बने जिसने ये कारनामा किया है। तो डैनियल मेदवेदेव का नाम आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे अमेरिका की होने वाली प्रथम महिला जिल बाइडन का नीति निर्देशक बनाया गया है? दोस्तों जो बाइडन चुनाव जीतने के बाद जो है उनकी वाइफ अर्थात जिल बाइडन को अमेरिका की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त होगा और उन्हीं की नीति निर्देशक के रूप में भारत की माला अडिगा को जो है नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा ये नियुक्ति की गई। जिल अमेरिका में शिक्षा और कम्युनिटी टीचिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है और शिक्षा नीति को लेकर अनुभवी रही माला अडिगा को यह जिम्मेदारी वो सौंप रही हैं। इससे पहले भी बाइडेन के साथ में उनका जो है संबंध रहा है। तो उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के लिए जो निदेशक है उसके रूप में उन्होंने बाइडेन फाउंडेशन के साथ काम किया है। ओबामा प्रशासन के दौरान भी अडिगा एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की सलाहकार रह चुकी है। दोस्तों अडिगा का नाम सुनकर आपको अरविंद अडिगा का नाम जरूर याद आ रहा होगा, जिन्होंने द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक लिख करके 2008 में मैन बुकर पुरस्कार भी प्राप्त किया था और जिस पर इस वर्ष नेटफ्लिक्स के द्वारा एक फिल्म भी बनाई जा रही है। राजकुमार राव उसमें मुख्य भूमिका में है। तो दक्षिण कन्नड़ जिला जो है कर्नाटक में, वहाँ के निजी क्षेत्र की कर्नाटक बैंक लिमिटेड के संस्थापक सूर्य नारायण अडिगा और अरविंद अडिगा के परिवार से इनका संबंध माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 15वें G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया और पहली बार एक अरब देश सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान इसकी जो थीम रखी गई वो थी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास और इस बार का पूरा जो सम्मेलन है वो कोविड-19 जैसी महामारी के रोकथाम पर केंद्रित रहा। तो एक घोषणा पत्र भी इसमें जारी किया गया जिसमें एक समन्वित वैश्विक कार्रवाई, एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग का आह्वान किया गया ताकि जो आज की कोविड-19 चुनौती उसको दूर करके लोगों को सशक्त बनाने, ग्रह की सुरक्षा और नई संभावनाओं को आकार देने के लिए अवसर प्राप्त करने की बात कही गई है। 2019 का सम्मेलन जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था, जबकि 2021 के प्रेसिडेंसी इटली को, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राजील को दी जाएगी। दोस्तों अगर G20 के इतिहास की बात करें तो 1999 में 19 देशों और यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय बैंकों और सरकारों के लिए एक मंच के रूप में इसे स्थापित किया गया और 2008 में नियमित नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी शुरू हुई। इसकी जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसके बाद में सीमा पार मौद्रिक नीति पर चर्चा करने के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया है। इसके सदस्यों में काफ़ी देश शामिल हैं जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं, जबकि स्पेन एक परमानेंट अतिथि के रूप में है। जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को इस साल आमंत्रित किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन इसके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अतिथियों के रूप में शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत जो तरुण गोगोई हैं वो निम्नलिखित में से किस एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो जो है तरुण गोगोई असम के सबसे लंबे समय तक बने रहे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस जो है उससे ये जुड़े हुए रहे और 86 वर्ष की आयु में इनका 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। पोस्ट कोरोना जो तकलीफें थी उनसे ये झेल रहे थे, क्योंकि अगस्त में इनको कोरोना हुआ था। गोगोई इंदिरा गांधी के समय 1971 में पहली बार सांसद बने लोकसभा में और राजीव गांधी के समय कांग्रेस के महासचिव भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव के समय वे
खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री, जबकि 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 3 बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत भी दिलाई और असम का लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। अगर बात करें पूरे भारत में तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग देश भर में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 25 सालों तक राज किया है। वहीं ज्योति बसु दूसरे स्थान पर इसमें आते हैं। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, जिस पर मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। इन करंट अफेयर्स को पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसीएफ जैसे एग्जाम के लिए बहुत से कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। नए कोर्सेज भी आएंगे, तो बने रहें और देखते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।